हामिद मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया जिस तरह कल रात खुसूसी तौर पर रिपोर्ट करता रहा, सिफारती महाज, सरहदी महाज के बाद आप कह सकते हैं कि इखलाकी और सहाफती महाज पर भी कल भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा जो गुज़श्ता रात हुआ है, और अर्नब गोस्वामी को भी आपने चैलेंज दिया है, उस बारे में बताएं। शुक्रिया मुबशर। वो एक बात कहनी बड़ी ज़रूरी है कि हमें एक ही हल्ले में पूरे के पूरे इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रात गुजरी है तो मैं तो सो नहीं सका, और क्योंकि मेरे बहुत से पुराने दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बहुत से जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कल रात को मुझे फ़ोन करते रहे और पूछते रहे। ज़ाहिर बात है, ये जो बातें अभी आपने अपनी इब्तदाइये में कही हैं, मसलन मुझे इंडिया टुडे में उनकी एक सीनियर एडिटर हैं, वो बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी आर यू ओके। मैंने उनको बार बार पूछा क्या मसला है। उन्होंने कहा कि इधर हमारे चैनल पे ख़बर चल रही है कि इस्लामाबाद में धमाका हो गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ख्मी हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं, ऐसा तो कोई धमाका नहीं हुआ, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो, मैं अभी दफ्तर से आया हूं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो बिल्कुल करीब है हमारे ऑफिस के, डी चौक में हमारा ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके पीछे है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह मुझे बार बार आते रही मुख्तलिफ लोग फ़ोन करते रहे। ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि जो 7 मई को हमला हुआ है उससे पहले मैं अपने जिन दोस्तों को फ़ोन करता था वो मेरा फ़ोन नहीं सुनते थे, तो उनके फ़ोन मैंने नहीं सुने, लेकिन कुछ और लोग जो कि मेरे ख्याल से वाकई अभी तक जर्नलिस्ट हैं उनके फ़ोन में सुन रहा था। फिर मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने बड़े अफसोस से इतला दी कि कराची पे हमला हो गया और कराची पोर्ट को भी जला दिया है और लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, जुलूस निकल आए हैं। मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलते चलते सुबह के 4 बज गए, तो अब ज़ाहिर बात है हम जागे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो इस दौरान में फिर पता चला जी कि अब मैं भी ज़ेरे बहस आ गया हूँ वहाँ पे। उस वक्त तक मेरे पास ये क्लिप नहीं था अर्नब गोस्वामी साहब का, लेकिन उनके न्यूज़ रूम में ये बहस शुरू हो गई कि जनाब जियो टीवी से कोई बंदे निकाल दिए गए हैं, और जियो टीवी के जो बंदे निकाल दिए गए हैं उनके वो कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे थे। तो अब आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो पुराने पाकिस्तान में साफ़ी हैं वो जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं ये किसी ज़माने में बड़े अच्छे, सोफिस्टिकेटेड, बड़े नफीस जर्नलिस्ट थे। हमारी इनके साथ बड़ी दोस्ती थी, हम ये पाकिस्तान भी आते थे, हम भी इंडिया जाते थे, इनको मिलते थे। फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई जब इन्होंने ये अपना चैनल छोड़ा, नया चैनल शुरू किया। तो काफ़ी साल पहले जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखता था तो ये बाकायदा जो है वो मेरे कॉलम पे पूरा प्रोग्राम किया करते थे, मुझे उसमें इनवाइट किया करते थे कि आपने ये बात की है, इख्तलाफ राय भी होता था, इत्तेफाक भी होता था। फिर इन्होंने अचानक जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई है, और उसके बाद फिर इन्होंने ऑफ़र करना शुरू किया कि आप को जितने पैसे चाहिए आप पैसे लें और आप मेरे शो पे आके इंडिया की ऐसी तैसी करें। यानी कि ये इनका देखिए बिजनेस मॉडल क्या है कि ये मेरे समेत बहुत से पाकिस्तानियों को कहते थे कि आप आए, इंडिया को गाली दें, इंडिया को क्रिटिसाइज करें और जितने पैसे चाहिए लें। तो एक दफ़ा मैंने कहा कि यार ज़रूरी है कि इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए, इंडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी तारीफ़ भी की जा सकती है। इन्होंने कहा मसलन, मैंने कहा ताजमहल, उसकी बड़ी तारीफ़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी 7 मई तो अभी हुआ ना, और 8 मई कल गुजरा है, लेकिन ये इनका बड़ा पुराना बिजनेस मॉडल है। ये पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान बैशिंग करते हैं और पाकिस्तानियों से इंडिया बैशिंग करवा के पैसे कमाते हैं। अब ये जो इन्होंने दावा किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन्होंने दावा ये कर दिया कि जी हामिद मीर ने कल अपने 3-4 जो कुलीग्स हैं उनको निकाल दिया। अब आपको अच्छी तरह पता है कि जियो में कोई एक फर्द वाहिद जो है वो इस तरह ना हायर कर सकता है किसी को, ना फायर कर सकता है। तो मेरे पास तो ये अथॉरिटी भी नहीं है, तो इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। इसलिए मैंने फिर ये उनको जवाब दिया है कि अगर आप अपना ये दावा साबित कर दें तो मैं को बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरी जितनी औकात है। मैंने कहा कि अगर आप साबित कर दें तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया बतौर इनाम दूंगा। आपको एविडेंस पेश करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाएं मुबशर साहब और सारा साहबा के शहजाद इकबाल साहब जो हैं वो भी थोड़ी देर पहले मुझे पूछ रहे थे कि यार आपने को 3 बंदे निकाल दिए हैं जियो से।
मैंने कहा शहजाद साहब यू आर पार्ट ऑफ जियो, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं ये काम ना मैंने कभी किया ना कर सकता हूं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनको शायद जो कल आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे या शाहजेब साहब या मैं गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू पसंद नहीं आई, या इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे शो पे आ जाए, इंडिया की बैशिंग करें। मैंने इंडिया की बैशिंग से इनकार किया तो उस पर नाराज़ होकर उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब अगर ये मेरे पे इस तरह का एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बाकी आप सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में क्या झूठ बोल रहे हैं, और एक जो सो कॉल्ड इंडिया के अटैक्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दरअसल पाकिस्तान दुश्मनी का मुजाहरा नहीं कर रहे, ये इंडिया के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि उन तक एक क्लिप पहुंचे जो आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए आप इनाम देंगे, एक दफा रिपीट कर दें ताकि अर्नब गोस्वामी तक पहुंचे और कोई जवाब आए उनका। एक दफा रिपीट कर दें। देखिए, मैं तो बड़े अदब से कहूंगा, अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो तो बड़े सख्त लहजे में बात करते हैं। तो जो उनके मेरे साथ पुराने ताल्लुकात हैं, कई साल पुराने, 20-25 साल पुराने ताल्लुकात, उनका लिहाज रखते हुए मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि अर्नब गोस्वामी साहब, आपने अपने शो में मेरे बारे में एक दावा किया है कि मैंने कल अपने चैनल यानी कि जियो टीवी से 3-4 लोगों को निकाल दिया है। सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती थी। तो पहली बात तो यह है कि जियो जो है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई फर्द वाहिद जो है वो सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद पे ना किसी को हायर कर सकता है और ना फायर कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर दावा किया है, आप इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो आप इसको साबित करें और कोई एविडेंस सामने लेके आए, तो फिर मैं आपको 1 करोड़ रुपया बतौर इनाम दूंगा। और ये मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ, और नाम भी बताएं कि मैंने किसको निकाला है। और अब शहजाद इकबाल साहब मेरे साथ आगे बैठ गए, ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने किसको निकाल दिया जियो से। मैंने इनको कहा भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो अर्नब गोस्वामी साहब, बहुत अदब से गुजारिश है कि आपने गलत बयानी नहीं की, आपने झूठ बोला है। मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए काफी पता नहीं महसूस हो रहा है कि मेरे आपसे बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन आपने झूठ बोला है। अब अगर आपने झूठ बोला है तो उसको साबित करें कि आप सच बोल रहे हैं, तो फिर मेरे से पैसे भी ले लें। मीर साहब, ये तो बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि सवाल उठाने पर, तनकीद करने पर अगर एक पाबंदी बार बार लगाई जाए तो वो आवाज एम्पलीफाई ही होगी, रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो आपको लगता है कि इस तरह के इकदाम करने से ये आवाजें, तनकीदी आवाजें जो सवाल उठा रही हैं, ये मजीद तवाना हो जाएंगी, मजीद मजबूत हो जाएंगी और एक नया महाज खुल जाएगा विद इन इंडिया ही, जिसका सामना करना होगा मोदी हुकूमत को? ये जो वायर टीवी पे और वायर जो मैगजीन है, इसकी जो वेबसाइट पे जो बैन लगा ना, इसकी एक बैकग्राउंड है। करण थापड़ साहब का ताल्लुक है इस सारे मामले के साथ। और करण थापड़ साहब जो हैं वो 3-4 दिन पहले ये एंटिसिपेट कर रहे थे, वो बता रहे थे जी कि ये हमारे साथ हो सकता है। हुआ ये था कि उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के एक साबिक गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक साहब, उनका एक इंटरव्यू किया। और सत्यपाल मलिक ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि जो पहलगाम का वाक़या है ये दरअसल सिक्योरिटी लैब्स है और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है। तो अब उन्होंने करण थापड़ साहब ने वो इंटरव्यू जैसे ही हुआ तो वो क्लिप जो है वो मुझे भेज दिया। उनका एक ख्याल था कि ये शायद उस दिन ही उनका ख्याल था कि इसको नहीं चलने दिया जाएगा, तो हमने उसको चला दिया। हमारे बुलेटिन में भी चला, हमने उसको चलाया, उसमें बड़ी बहस शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उनको थ्रेट किया गया। फिर जब ये वाक़या हुआ, जब ये जहाज़ गिरने का वाक़या हुआ, तो उस वक्त जब हम ये कह रहे थे कि जी उनके पहले एक जहाज़ गिरा, फिर 2, फिर 3, तो इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि नहीं अब तो 5 हो गए हैं। तो जब इन्होंने कहा 5 हो गए हैं तो उसको जब हमने हाईलाइट किया तो उस पर उन्होंने, करण थापड़ साहब ने, बहुत से पाकिस्तान में उनके कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको कॉल करके वो पूछना शुरू किया कि एविडेंस क्या है। तो जो एविडेंस थी वो हमने कहा भी एविडेंस तो जो है वो आपकी साइड पे मलबा गिरा है, एविडेंस तो आपके पास है। उनके रिपोर्टर ने वो जो मलबा था वो उसको फिर शो किया। तो एक तो ये वजह है उन पर पाबंदी लगने की। दूसरी वजह जो है वो एक पर्सनल मामला है। करण थापड़ और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक पुराना एक इशू चल रहा है, और वो ये इशू ये चल रहा है कि जब करण थापड़ लॉन्ग अगो, मैनी ईयर्स अगो, जब वो बीबीसी के लिए काम करते थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो गुजरात में जो कत्लेआम हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी मोदी साहब पे आयद की जा रही थी, और इनका
अमेरिका में दाखिला भी बंद हो गया था, तो मोदी ये एक इंटरव्यू किया करण थापड़ ने, इनका इंटरव्यू फिक्स हुआ और अभी इंटरव्यू जो है वो शुरू हुआ। इन्होंने एक सवाल किया और दूसरा सवाल जैसे किया गुजरात के वाक़े के बारे में, तो मोदी साहब वो इंटरव्यू बीच में छोड़ के चले गए थे और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। तो उसके बाद फिर जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने करण थापड़ साहब को बाकायदा विक्टिमाइज किया और काफ़ी जगह पे उनका दाखिला बंद किया। उनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है। लेकिन मैं जैसे कि पहले भी आपको शुरू में भी कह रहा था कि सारे इंडियन मीडिया को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो ये करण थापड़ साहब का एक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। देखें, ये जो अब इंडिया में हो रहा है और करण थापड़ साहब को और वायर को बैन किया गया और भी बहुत से लोगों को बैन किया गया, हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो अब कोई बुरा ना मनाए, लेकिन जब पाकिस्तान में हमारे साथ या किसी और के साथ यही इस तरह के वाकयात होते हैं, तो करण थापड़ जैसे लोग जो हैं वो फिर इंडिया में बैठ के वो हमारे हक में भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इसलिए जो बेनज़ीर साहबा ने बात की, मैं उनकी तईद करता हूँ कि अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया वो बड़ा मेच्योर है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं क्योंकि एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और वॉर जोन में जाके काम करता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने भी कल कोशिश की थी कि जब हमें पता चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात बड़े ख़राब हैं, हजेरा के इलाके में, कोटली के इलाके में काफ़ी इंडियन शेलिंग से नुकसान हो रहा है, तो मैंने अपने कैमरामैन को और बाकी लोगों को, प्रोड्यूसर वगैरह को कहा कि हमें वहाँ से जाके शो करना चाहिए। जब हमने वो कोशिश की तो पता चला कि एक्सेस का प्रॉब्लम है, हमें वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगी, सड़क बंद है और वहाँ पे लोगों तक पहुँचना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। और जो हमारे रिपोर्टर जो हैं वो परसों की जो इंडियन मिसाइलों की तबाही है उसको कवर करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में गए थे, तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो अब जबकि हम इंडिया में मीडिया के साथ होने वाली ज्यादती पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हम बड़े अदब से, बड़े एहतराम से ये गुजारिश करते हैं अपने अरबाब इख्तियार से कि ये जो इंडियन शेलिंग से और इंडिया की जारियत से पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, इसको हम बहुत रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हम इंडिया की तरह वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, जिंगोइज्म नहीं कर रहे, तो इसलिए कम से कम हमारी एक्सेस को ना रोका जाए, बल्कि आपको चाहिए कि आप हमें असिस्ट करें। और बेनज़ीर साहबा ने जो कहा है कि जब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा।